उत्तराखंड से खबर। कुमाऊं मंडल में आई आपदा में दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,52,601 रुपए की धनराशि दी। सीएम धामी को ये चेक दून विश्वविद्यालय की कुलपति ने सौंपा। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दी गई इस सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों का आभार भी जताया है। तो आपदा प्रभावितों को ये धनराशि दी जाएगी। दून विश्वविद्यालय की ओर से ये सहायता राशि सौंपी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ये राशि सौंपी गई है दून विश्वविद्यालय की ओर से। तो जिस तरीके से आपदा का सामना किया पूरे उत्तराखंड ने, किस तरीके से बारिश ने चारों ओर तबाही मचाई और कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हो गए और इस आपदा से उभारने की पूरी कोशिश भी की उत्तराखंड सरकार ने। तो सीएम सहायता कोष में ये राशि पहुंचाई गई। और देहरादून से खबर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे मौजूद है इस दौरान। तो देखा जा रहा है कि अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अजय कुमार और वीरेंद्र सिंह राठौर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक चल रही है। चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है, टिकट के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के दौरान। बैठक काफी महत्वपूर्ण, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अजय कुमार, वीरेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद हैं। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत और यहां पर देखा जा रहा है तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और ये चर्चा चल रही है। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। अच्छे वातावरण में बड़े उत्साह की वातावरण, थोड़ा सा पीछे कैमरा पीछे कर भाई। धर्मेंद्र कैमरा पीछे कर। सोनी भाई, सोनी कैमरा पीछे कर। आगे का प्रोग्राम है पिथौरागढ़ दूसरे एरियाज का, तो मैंने इजाज़त मांग करके, और मैं आभारी हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन ने और पीसीसी प्रभारी ने, तीनों ने मुझे इजाज़त दे दी। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। बाकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी चल रही है और बहुत अच्छे वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से हमने कई चीज़ें आपसी सहमति बनी है जो अध्यक्ष जी बता गई। और देहरादून से हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पवन, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है बैठक से? बिल्कुल, आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हो रही है प्रदेश मुख्यालय में, और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सुबह पहुंचे, लेकिन उनको अपने पार्टी के कार्यों से पिथौरागढ़ जाना था, तो वो अभी बैठक छोड़ करके पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि बैठक अभी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में चल रही है। इस बैठक में इसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश सह प्रभारी धर्माणी जी और प्रदेश के जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे, वो भी इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं और अन्य जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और सभी विधानसभाओं से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभाओं के प्रभारी हैं, वो लोग इस बैठक में मौजूद हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज से अब कांग्रेस में की सक्रियता दिखाई दे रही है और जिस तरीके से अब आगे आने वाले चुनाव में इस स्क्रीनिंग कमेटी की काफी अहम भूमिका रहेगी। और आज की ये स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस तय करने वाली है कि किसको टिकट दिया जाएगा, टिकट का जो मानक है वो क्या तय किया जाएगा, किस आधार पर जो
टिकट का बंटवारा किया जाएगा, किन कार्यकर्ताओं को इस बार मौका दिया जाएगा, कौन कौन सी विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, किनकी मजबूत पकड़ अपने क्षेत्र में है, कौन कौन लोग इसमें सक्रिय है और अभी तक की उनकी पार्टी में क्या भूमिका रही है, किस तरीके का योगदान रहा है। तो हर दृष्टिकोण से इस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा विधानसभावार ये तय किया जाएगा, देखा जाएगा, उस पर अध्ययन किया जाएगा और सभी की राय शुमारी के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ये तय करेगी कि टिकट किसको देना है, कौन प्रबल दावेदार माना जाता है और फिर उनकी जो भी जिस विधानसभा से दावेदारी करेगा उस दावेदार आवेदन को लिया जाएगा और आवेदन पर विचार किया जाएगा। आवेदन पे पार्टी एक और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश करेगी और उसे जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा जताएगी और उसको वहां से टिकट की दावेदारी उसकी मंजूर की जाएगी। हालांकि ये आज जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज दिन भर इस तरह की बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में सभी प्रदेश के सभी विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ अलग से बैठक होगी। जो अन्य कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ भी बैठक होगी। काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है, अभी भी ये बैठक चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज, तो ये देखा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, तो वहीं आज और कल बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है। तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। टिकट बंटवारे को लेकर रायशुमारी होगी। चुनाव प्रबंधन के 33 विभागों की 5 बैठकें होनी है। 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की भी बैठक होगी। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और महामंत्री शामिल होने वाले हैं। 33 विभागों की 5 बैठकें होनी है। 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक होगी। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ये समितियों की बैठक, 33 विभागों की समितियों की बैठक और ये भी देखा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर रायशुमारी हो सकती है, यानी कि किसे दावेदार बनाना है और किसे नहीं, ये भी देखा जाएगा। फिलहाल लंबी चर्चा भी होगी इसको लेकर, क्योंकि बीजेपी यूं ही नहीं निर्णय लेना चाहती उत्तराखंड में वापसी के लिए, जहां कांग्रेस भी प्रबल दावेदार है। विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस भी मजबूती के साथ खड़ी हुई उत्तराखंड में, लेकिन अब जो ये बैठक हो रही है इस पर फिलहाल निगाह टिकी रहेगी। हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी और हमारे संगठन के प्रभारी माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी और अन्य सभी सह प्रभारी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आज पहुंचने वाले हैं और उनके द्वारा सबसे पहले वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। उसके बाद जो हमारे चुनाव प्रबंधन को लेकर के हमारी 33 समितियां बनाई गई हैं, उन समितियों की वो अलग अलग ग्रुप में बैठक लेने वाले हैं। उसके पश्चात हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारी श्रीनगर में रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जिले की विधानसभा स्तर पर जो हमारी कोर कमेटियां बनाई गई हैं उसकी बैठक लेने वाले हैं और जो हमारी चुनाव प्रबंधन को लेकर समितियां बनाई गई हैं उन समितियों के कार्यों की वो समीक्षा करेंगे, अभी तक क्या कार्य किया और आगे के हमें क्या लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करेंगे। उत्तराखंड के चुनाव प्रबंधन समिति की कुल मिलाकर के 5 बैठकें 24 और 25 तारीख को संपन्न होनी है। 24 तारीख में अपने चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लोकेट चटर्जी और 25 तारीख को दुष्यंत जी इन बैठकों में रहेंगे। ये अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग बैठकें हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो चुनाव प्रबंधन के 33 विभाग हैं उनमें से 5-5, 6-6 विभागों को मिला करके और कुल मिलाकर के 5 बैठकें होंगी। और उसके साथ साथ अपने चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी ये पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं, चमोली की 3 विधानसभाओं और रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभाओं, 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक श्रीनगर में लेंगे। और पवन दीक्षित हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज ये बड़ी बैठक हो रही है चुनाव प्रबंधन समिति की, कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी और क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं इस बैठक के लिए?
बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी चुनावी प्रक्रिया को धार देने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, लगातार उनके केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निगरानी की जा रही है और प्रदेश भर में भ्रमण किया जा रहा है, प्रवास किए जा रहे हैं। आज चुनाव जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो आज 2 दिवसीय दौरे पर आज 3:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो सीधा मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर उनकी एक मैराथन बैठक होगी, जहां पर वरिष्ठ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वो बीजेपी जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे। वहीं शाम 8:30 बजे प्रदेश कार्यालय बीजेपी में वो वहां पहुंचेंगे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत जो सह प्रभारी है, चुनाव के सह प्रभारी हैं, चाहे लोकेश चटर्जी है और सरदार आरपी सिंह है और उसके साथ ही साथ जो प्रदेश के महामंत्री हैं, वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, तय किया जाएगा। और कल सुबह की अगर बात करें तो कल सुबह 10 बजे से बैठकें शुरू होंगी। जो भी चुनाव के संचालन को लेकर के जो प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जो 33 समितियां बनाई गई हैं, जिनमें अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं, अलग अलग अध्यक्ष समितियों के बनाए गए हैं और समितियों के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है, उनमें अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं सभी को, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को हो या फिर प्रचार प्रसार सामग्री वितरित करने के लेकर के हो या फिर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर अन्य जो चुनाव के समय जो जरूरत की चीजें होती हैं उन सबको मुहैया कराने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। ऐसी 33 समितियों का गठन किया गया था। उन सभी समितियों के साथ पहली बार चुनाव के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी जी उनकी बैठक लेंगे। ये अलग अलग 5-5 ग्रुपों में 5 विभागों के ग्रुप बनाए जाएंगे। उन 5 से 6 विभागों के ग्रुपों के साथ बिल्कुल पवन, और ये जो 5 बैठकें होने वाली हैं, 33 समितियों की अलग अलग 5 बैठकें होंगी, ग्रुप किस तरीके से बांटे गए हैं? बिल्कुल, जो 5 से 6 ग्रुपों में अलग अलग जो विभाग हैं उससे 5 से 6 विभागों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और उन ग्रुपों में 5 कुल मिलाकर के 5 बैठकें होनी है। 5 बैठकों में ये समीक्षा की जाएगी। अभी तक जो समितियां बनाई गई उनके द्वारा अभी तक क्या कार्य किए गए, जमीनी स्तर पर उन्होंने अभी तक क्या प्रोग्रेस की है और आगे की रणनीति क्या होगी, इस बारे में उनको बताया जाएगा। और इसके साथ ही पौड़ी जिले की, रुद्रप्रयाग जिले की और चमोली जिले की जो 11 विधानसभाएं हैं, उन सभी 11 विधानसभाओं का सेंटर पॉइंट एक नियुक्त किया गया है श्रीनगर में। कल 12 बजे से 2 बजे तक जो विधानसभा वार जो कोर कमेटी की कमेटियां नियुक्त की गई थी, बनाई गई थी, उन कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रहलाद जोशी। उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे और कल प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उन बैठकों में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अब बीजेपी जो है पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। विधानसभा वार जो समितियों की कोर कमेटी की बैठक करेंगे, उसमें ये जरूर तय किया जाएगा कि बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है बैठक में। ये 2 दिवसीय बैठक 33 समितियों की 5 बैठकें होंगी, तो देखना होगा क्या कुछ मंथन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की मांग को लेकर अखाड़ा परिषद संतों को साथ लेकर गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करेगा और उससे पहले अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन सौंपेगा और बोर्ड बनने से प्रभावित पुरोहितों से भी मिलेगा। साधु समाज पहले भी ब्राह्मणों के साथ था, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक किसी भी धर्म विशेष के जो पूजा स्थल हैं उसका अधिग्रहण करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 2 मंदिरों के पक्ष में फैसला दिया है। जैसे पद्मनाभ मंदिर जो था, त्रावणकोर महाराजा की ट्रस्ट के द्वारा उसका संचालन होता था, तो केरल की राज्य सरकार ने वहाँ सरकारी अधिग्रहण करके बोर्ड बनाया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया और पुनः उसी कमेटी को सौंपा जो उसका संचालन करती आ रही है। और उसमें बहुत सी ऐसे तथ्यों पर टिप्पणियां की, पूजा पाठ करना, आरती कैसे होगा, भोग कैसे लगेगा, भगवान का श्रृंगार कैसा होगा, ये संविधान तय नहीं करेगा, ये परंपराएं तय करेंगी। तो धार्मिक आस्थाओं के साथ अगर कोई राजा खिलवाड़ करता है तो जनता के एक नागरिक होने के नाते हम लोगों ने भी इसका विरोध दर्ज कराया। तो वहीं रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चे को न्यायालय के आदेश पर अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसकी ससुराल छोड़े पहुंचे, लेकिन ससुराल वालों ने न्यायालय के निर्देश के बाद भी गेट नहीं खोला, जिसके चलते विवाहिता अपने छोटे बच्चे के साथ ससुराल के गेट के बाहर घंटों तक बैठी रही। वहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ वहां मौजूद रहे।
उधर टिहरी विकासखंड नरेंद्र नगर के आगर गांव में पूर्व प्रधान मंगल सिंह रावत की स्मृति में प्रभु राम की 27वीं लीला के मंचन देखने दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं लीला मंचन के प्रमुख दृश्यों से सुपर्णखा लीला, खर दूषण वध, सीताहरण, जटायु उद्धार का सुंदर मंचन किया गया। पात्रों द्वारा बेहतरीन कला प्रदर्शन के साथ लीला के मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। तो सुपर्णखा लीला को देख जहां बच्चों के कौतूहल और उत्साह देखा गया, तो वहीं सीताहरण का दृश्य देख दर्शक भाव विभोर हो उठे। और इस मौके पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि बिगड़ते सामाजिक ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने और मानवतावादी सोच विकसित करने को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चरित्र से सीख लेने की आज सख्त जरूरत है। अपनी ग्राम सभा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे यहाँ कोरोना काल के बाद दोबारा से रामलीला का मंचन हुआ है और मुझे बड़ा गर्व है कि रामलीला कमेटी ने हमारी इस पुरानी संस्कृति को जीवित रखा हुआ है ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और अपने पुराने श्री राम के आदर्शों पर चले। आज यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि ओम गोपाल रावत जी, जो कि हमारी ग्राम सभा से यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके साथ हम सब लोग मिलकर इस रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पर आए हुए अतिथियों का मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उधर लालकुआ के निकटवर्ती हल्दीचौड़ चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और ये मिट्टी खनन अवैध रूप से जारी है। जिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों गाड़ियों पर लाद कर ये मिट्टियां जाती है, वो पुलिस चेक पोस्ट से होकर गुजरती है। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर देते हैं। बेरोक-टोक से ये कारोबार भी चल रहा है। और उत्तराखंड सरकार का फोकस शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने पर है। शीतकाल के 4 महीने के लिए अब पूजा अर्चना चारों धामों के शीतकालीन प्रवासों पर हो रही है। और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड सहित जोशीमठ पांडुकेश्वर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं से शीतकालीन प्रवासों पर तीर्थाटन हेतु आने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना काल से तीर्थाटन सहित पर्यटन कारोबार चौपट हो गया था। ऐसे में सरकार और बोर्ड शीतकालीन यात्रा का उचित प्रचार प्रसार और समुचित व्यवस्था करे तो तीर्थाटन भी बढ़ेगा। यहाँ पर हम चाहते हैं कि शीतकालीन में भी यात्रा चले ताकि लोगों को इसमें रोजगार भी मिले। भगवान की पूजा वैसे 12 महीना होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये गांव वालों की एक मांग है कि भाई शीतकालीन पूजा यहाँ पर बरकरार होनी चाहिए और यात्रा जोर शोर से चले तो सब लोगों को इस पर रोजगार से भी लोग जुड़ेंगे। ये हम लोगों का कहना है और हम मांग करते हैं सरकार से भी कि ये जो जोशीमठ तक जो यात्रा है ये बरकरार रखी जाए। शीतकालीन यात्रा भी हम चाहते हैं कि शीतकालीन यात्रा के लिए सब लोग आ जाएं। चारों धामों में जो उनकी शीतकालीन स्थल है वहाँ पर आ जाएं। इसके देवस्थान बोर्ड द्वारा फौरी तौर पर एक व्यवस्था कर ली गई है और हम जैसे भी श्रद्धालुगण यहाँ के हमारे जितने रेस्ट हाउसेस हैं, चाहे ये जोशीमठ में हैं, चाहे आप चमोली में हैं, पांडुकेश्वर में हैं या श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग में, वो सुसज्जित कर दिया हम लोग। बस इंतजार है शीतकालीन यात्रियों की यहाँ आ जाएं। वहीं गदरपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तहसील कार्यालय में 18 से 19 साल के समस्त मतदाताओं और मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को लेकर बैठक की गई। दरअसल वंचित मतदाताओं का नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद थे और इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण चल रहा है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरे करने वाले सभी युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं। जो हमारे उपखंड स्तरीय अधिकारीगण हैं, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ब्लॉक है और नगरीय निकाय के लोग हैं, इनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधिगण हैं और बीएलओज को, सुपरवाइजर को भी, कि उनको उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं और उनसे अपील भी की जा रही है और रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि जो 7 दिन है उसमें लोगों को अवेयर करते हुए 100% मतदाता सूची अपडेट करें और जो एलिजिबल हैं, जो 18 वर्ष के होने वाले हैं या किसी अन्य कारणवश से अगर यदि कोई भी किसी व्यक्ति का नाम छूटा है तो उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। और सन 2002 से 4 के मध्य जो बच्चे जन्म लिए हैं उसके संबंध में हमने ग्राम विकास से और सारी निकाय ईओ साहब से इनसे सूची मांग रखी है और इसी का कार्य इस समय चल रहा है।